सक्सेस कैरियर मुखर्जी नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज हरियाणा पुलिस की स्पेशल क्लास जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इस क्लास में आज डे 2 की क्लास है। डे 1 की क्लास में पहले करा चुका हूं, जिसमें मैंने 51 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए पूरी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको मेरी कंटेंट क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अभी मैं आपको सेशन चालू कर रहा हूँ, ये डे 2 का। इसमें 52 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। गेहूं की आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? गेहूं का जो उत्पादन होता है उसके बीज में पृथक्करण की दूरी होती है अपनी 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। 3 मीटर। अभी ऐसे ही और दूसरी फसलों को ही पूछ सकता है आपसे। गेहूं और जौ की तो आपकी होगी 3 मीटर। और भी तो काफ़ी फसलें हैं जिनके बारे में पूछ सकता है। उनके बारे में यही पूछ सकता है कि प्रति हेक्टेयर कितना बीज डाला जाता है, कितनी दूरी होती है इनके बीच में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे जो कहीं से पूछ लेगा एग्जामिनेशन। गेहूँ, धान, जई, तीन मीटर होती है गेहूँ, धान और जौ और जई की। ये होती है 3 मीटर आपकी और 3 मीटर। शंकर, जवार, बाजरा ये सभी ये जायद की फसल होती हैं और इनकी होते हैं 200 मीटर और 400 मीटर। बरसीम, लहसुन ये भाई कब होती है बरसीम? ये रबी फसल में आती है। 100 मीटर और 400 मीटर ये होती है। सूरजमुखी 200 मीटर 400 मीटर। चना है, ये भी रबी फसल है, 10 मीटर और 20 मीटर। 53 क्वेश्चंस। किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? ये होती है भाई कैरेट के लिए। ऐसे ही और भी फसलों से पूछ सकता है जो साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। गाजर 95% शुद्ध होती है। पालक 96%। मूंगफली 96। सोयाबीन 97। चुकंदर और जूट 97। कद्दू वर्गीय 99। अगर आपसे आधारीय प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता आ जाए तो आपको आंसर लगाना है भाई 96 टू 97%। यह अप्रोक्स है। अगर आपको नहीं पता तो उत्तर 96 से 97 में लगा दो। अगर आपको ऐसा हो जाए कि आप कंफ्यूजन हो जाए, एक्चुअली याद नहीं आ रहा आपको कि कितना प्रतिशत है उसका, तो आप 96 से 97% लगा सकते हैं। अगला भाई, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? बीज का प्रमाणीकरण ही क्यों आवश्यक है? बीज में प्रमाणीकरण इसलिए आवश्यक है उसके उन्नतशील किस्म हो, अधिक पैदावार के लिए हो, अनुवांशिक भौतिक शुद्धता उसके अंदर आए और अनुवांशिक शुद्धता उसमें निर्धारित अंकुरण हो। जैसे आपने टाइम कोई निर्धारित कर दिया, उसमें उसका अंकुरण हो जाए, उसकी प्योर तैयार हो जाए, उसकी फसल तैयार हो जाए। इसके लिए बीज का प्रमाणीकरण आवश्यक है ताकि हमने फसल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, कब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अभी भाई आपका 54 क्वेश्चन है। 54 मैंने करा। बीज में केंद्रक के परिशिष्टांश बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिपक्का बीज में केंद्र के परिशिष्टांश बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई पेरिश्रम। क्या कहते हैं? पेरिश्रम। अगला क्वेश्चन है भाई, पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? ये भी आपका फाइटोकोरम। क्या है? फाइटोकोरम। फाइटोकोरम जो उत्तक होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, या आप वीडियो रोक के पढ़ भी लेना। पादप उत्तकों में फाइटोकोरम पादप रंग नामक विशेष ग्राही वर्णक को बार्थविक और हेनरिक्स ने पता किया था। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसका पता किया था फाइटोकोरम का, जिसे बटलर ने पृथक किया। बटलर भी वही साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग समझाया। फाइटोकोरम वर्णक एक चमकीले नीले हरे रंग का प्रोटीन है। फाइटोकोरम क्या है? एक प्रोटीन। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि
आपको दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो आपको सभी प्रोटीनों के प्रकार भी पता होना चाहिए। जैसे फाइटोक्रोम क्या है, एक प्रोटीन है जो अलग प्रकाशीय पौधों, पुष्प और बीज अंकुरण को उद्दीपित करता है, जबकि दीर्घ प्रकाशीय पौधे में पुष्पन को रोकता है। अगला भाई, भारत सरकार के प्रथम पादप सलाहकार कौन थे? भारत सरकार प्रथम पादप रक्षक सलाहकार कौन थे? ये थे भाई एच.एस. परूथी। एच.एस. परूथी, इतना याद रख लेना भाई इस क्वेश्चन, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव कौन सा होता है भाई? ये होता है लीफ होपर। ये बीमारी आती है कपास में, लीफ होपर नामक की। इसमें सुंडियाँ हो जाती हैं कपास में। ये होता है ना लाल कीड़ा, लिखा हुआ है लाल कीड़ा। चुभने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, इसके लिए नीफ और प्रोड दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। प्राय कोमल पत्ती फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फूल सूख जाते हैं। चींटीदार सुंडी, अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, ये काटने चबाने मुखांग होते हैं। ये वो होती हैं जो कीड़े होते हैं, चींटीदार सुंडी, अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी। निम्न में से कौन सा जैव कीटनाशक नहीं है? ये आपको जैव दे रखे हैं सभी, इनमें से ये बताना कि कौन सा पीड़कनाशी नहीं है। तो ये आपका कार्बेरिल है जो ये पीड़कनाशी नहीं है। कार्बोलिक एक रासायनिक कीटनाशी है, और ये सभी और क्या हैं? जैव पीड़कनाशक हैं। कार्बोलिक क्या है? रासायनिक कीटनाशी है। उसका ट्रेड नाम है 7-एक्सविन। 7-एक्सविन इसका ट्रेड नाम है, जिसका प्रयोग 5 से 10% पाउडर के रूप में किया जाता है और दाने में मिलता है 8%। द वर्कर बी श्रमिक मधुमक्खी क्या है? श्रमिक मधुमक्खी होती है भाई नपुंसक मादा। सबसे ज़्यादा संख्या में ये पाई जाती है मधुमक्खी छत्ते में, और ये श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये प्रजनन नहीं कर पाती। भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं? सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग किस में होता है भाई? कपास में होता है। किस में होता है? आपका कपास में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास। भारत में सर्वाधिक कीटनाशक प्रयोग कपास में किया जाता है। भारत में कुल कीटनाशक पेस्टिसाइड का उपयोग लगभग कितना किया जाता है भाई? 44.5% कपास में किया जाता है। कपास एक नकदी फसल है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि नकदी फसल कौन कौन सी है। एक तो इसमें लिखा ही है कि कपास एक नकदी फसल है। आपका गन्ना भी नकदी फसल है। आपको आ जाएगा ऑप्शन में कि इनमें से नकदी फसल का चयन कीजिए, तो आपको उसमें ऑप्शन में होगा कपास होगा, गन्ना होगा। ये किसके काम आता है? कपास कपड़ा निर्माण के काम आता है। दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? दीमक के स्थान को भी जाना जाता है आपके माउंट के नाम से। किसको? माउंट के नाम से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दीमक के निवास स्थान को माउंट के नाम से जाना जाता है। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दीमक की जगह आपको लिखा जाए कि पंखी निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा? आपका माउंट ही होगा, क्योंकि पंखी को क्या कहते हैं? दीमक कहते हैं। यह आइसोप्टेरागन तथा टर्मिटिडी कुल का कीट है। अब यह पूछ ले कि भाई दीमक या पंखी किस कुल से है, तो यह है टर्मिटिडी कुल है इसका। यह संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, परंतु भारत, बर्मा, लंका, मलाय, ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुतायत में पाया जाता है। मिलते हैं पूरे विश्व में, लेकिन ये ऐसे देश हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? आलू में बीमारी आ जाती है, गल सड़ के खराब हो जाते हैं, तो किस कारण होते हैं वे? आलू का कंद मौत होता है। ये एक ट्यूबर होती है, ट्यूबर माउथ। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पोटैटो ट्यूबर मौत आलू का कंद मौत
कीट आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुँचाता है, साथ ही साथ यह भंडार तक पहुँच जाता है। इसकी पतंगें क्या करती हैं, आलू की आंखें में अंडे देती हैं। अब आपको आलू की आंखें नहीं देखी होंगी, आपने देखी, मैंने भी नहीं। और 15-20 दिन में सुंडियाँ निकलती है और ये सुंडियाँ कंधों में घुसकर उसे खोखला कर देती है आलू को, और आलू क्या हो जाता है भाई, खराब हो जाता है। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? ये पास हुआ भाई 1914 में। कब पास हुआ? 1914 में। वनस्पति संरक्षण का वास्तविक इतिहास 1914 से प्रारंभ हुआ, जबकि कृषि में उत्पाद कीट का महत्व समझकर हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट कब हुआ? 1914 में। सरकार को मानना पड़ा था ये। वेस्लर थ्योरेनिजियस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किस वैज्ञानिक ने किया था भाई? ये किया था आपका एस आइसवाटा ने। एस आइसवाटा ने। एस आइसवाटा ने किया था। 1901 में किया था। ये जापान का वैज्ञानिक था। तृतीय स्मृति पीड़कनाशी शब्द किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया भाई? ये जुलियन हार्मोन, मेल्टिंग हार्मोन, ब्रेन हार्मोन, ये भाई तीनों में ही होता है। इसमें तृतीय जो पीड़कनाशी हैं ये इन तीनों में ही होता है। इसने ऑप्शन तीनों ही दे रखे हैं यहाँ पे। डी किसने इसने देना था? ऑल दी अबव या उपरोक्त सभी, हिंदी में डी उत्तर आना था इसका। तृतीय पीड़कनाशी होता है, जुवेनाइल हार्मोन्स भी होते हैं, मेल्टिंग हार्मोन्स भी होते हैं, इसमें ब्रेन हार्मोन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है भाई 67 आपका। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? ये आपकी स्थित है भाई फरीदाबाद में। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? ये भाई स्थापित तो हुई थी 1971 में। कब हुई? 1971 में फरीदाबाद में। किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1968 के। 67-68 में कौन सी क्रांति आई थी भारत में? हरित क्रांति आई थी, जिसने गेहूँ और धान की फसल पर काफ़ी प्रभाव डाला था। और इसके जनक कौन थे? भारत में थे स्वामीनाथन और विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। धान की गंदी बंग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? ये है भाई, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, उसमें भी इसका जिक्र था, प्रोड एवं नीफ। धान की गंदी बंग की कौन सी अवस्था में सबसे अधिक हानिकारक है? प्रोड एवं नीफ। निम्न में से कौन सा पादप रोगवाहक है? रोगवाहक कौन है भाई? जो रोग, ये है भाई आपका हो जाएगा कपास की सफ़ेद मक्खी। कपास की सफ़ेद मक्खी होती है जो पादप का रोगवाहक होती है। सफ़ेद मक्खी मुख्य रूप से पादप रोगवाहक है जो कपास का लीफ कर्ल, भिंडी की वैन क्लियरिंग, तंबाकू का लीफ कर्ल, तल का लीफ कर्ल आदि विषाणु जनित रोग हैं। अब आपसे ये आ जाए कि भाई विषाणु जनित, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें ये पहचानना पड़ता है कि कौन से रोग विषाणु जनित है, कौन से बैक्टीरिया से हैं। ठीक है, उन रोगों को भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कौन से वायरस के हैं, कौन से बैक्टीरिया के हैं, कौन से प्रोटोजोआ के हैं। ये क्वेश्चन मुख्य तौर पर बनता है। विटामिन की मैंने डाली दी, उस विटामिन कौन सी बीमारी होती है और कैसे उस विटामिन की पूर्ति होती है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सफ़ेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? सफ़ेद ग्रब है जो वो भाई मूंगफली के अंदर होता है। कहाँ पे होता है वो? मूंगफली के अंदर होता है। मूंगफली। सफ़ेद लट का अन्य नाम गिडोला, गुबरेला, कुरमुला, काकचैफर। ये भाई सब पढ़ लेना, कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन करे जाओ, नीचे लिखा है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एग्जामिनेशन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। पोषक पौधे ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि यह पूरे भारत में मिलता है। वर्षा ऋतु आरंभ होते इनका प्रकोप आरंभ हो जाता है। किसका? सफ़ेद लट का।
ये अगला क्वेश्चन है भाई, मैलाथियन क्या है? मैलाथियन क्या है? या क्या है भाई? एक कीटनाशक है। क्या है? एक कीटनाशक है मैलाथियन। गहरे भूरे रंग का एक लिक्विड होता है। इसको 1951 में बनाया गया था और इसमें से लहसुन जैसी गंध आती है और ये पानी में तो अघुलनशील है, जबकि कार्बनिक पदार्थों में यह घुलनशील है। अगला है भाई, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा लिया कि धान में खैरा रोग का क्या कारण है। जिंक की कमी से होता है भाई ये खैरा रोग। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। यह शरीर क्रियात्मक रोग है। व्यापक स्तर पर दाने पौधे जस्ती न्यूनतम के कारण खैरा रोग हो जाता है। इस रोग की खोज अभी आपसे पूछ लेते धान का में जो खैरा रोग होता है उसकी खोज कहाँ हुई थी? तो उसकी खोज हुई थी जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। कहाँ पे? पंतनगर विद्यालय में हुई थी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई धान में खैरा ही रोग हो रहा है? तो ये रोग के लक्षण है भाई। इस रोग के लगने से पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकाव धब्बे उभरने लगते हैं। खैरा रोग के रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर दर से रोग के पहले लक्षण प्रकट होते हैं और उपाय के 10 दिन के बाद छिड़क कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान के बैकनी रोग का कारण है? अभी आपने धान कौन सा रोग पढ़ा है? खैरा रोग। अब अगला कौन सा रोग आ गया आपके सामने? बैकनी रोग। ये किस कारण होता है? ये होता है फ्यूजेरियम मोलिनियोफोर्मी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? ये होता है भाई आपका फंगी कवक के कारण होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? कवक के कारण होता है। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? आलू में पछेती झुलसा रोग का क्या कारण है? भाई फसल दो प्रकार की होती है, एक अगेती एक पछेती। ये तो हरियाणवी में समझ भी जाओगे तुम। जो पहले टाइम से थोड़ा पहले उगाई जाती है उसको अगेती बोलते हैं, जो टाइम से थोड़ा लेट हो जाए उसको पछेती बोलते हैं। तो आलू में जो पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? इसका है फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा। ऑप्शन सी आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रकाश शिक्षा सिद्धांत है भाई करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1976 में कहाँ प्रस्थापित किया गया था? ये किया गया था भाई आपका पांडिचेरी में। एक आयोग बना था शिक्षा का 1964-65 में, फिर उसकी योजना आयोग ने स्वीकृत किए पश्चात अब योजना आयोग का क्या नाम हो गया भाई? नीति आयोग। क्या नाम हो गया? नीति आयोग। कब हुआ ये? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है भाई? राजीव कुमार। योजना की स्वीकृति के पश्चात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन मोहन सिंह मेहता कमेटी के ने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का विचार 1973 में रखा, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है जो आपका तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है, उसके अधीन 1976 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी। अगला भाई, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? अब ग्रामों में काफ़ी योजना, सरकार योजना पे योजना लेके आती है। पहले कौन लेके आता था योजना पे योजना? योजना आयोग लेके आता था। अब योजना कौन लेके आता है? हमारा नीति आयोग। कौन लेके आता है भाई? नीति आयोग। अब इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। अब इसमें कौन सी योजना आई थी स्वतंत्रता से पूर्व? काफ़ी योजनाएं आई होंगी, तो उसमें से एक तो ये है भाई कोऑपरेटिव मूवमेंट,
सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन। अब कौन कौन सी आई थी मैं आपको ये बता देता हूँ, आप याद कर लेना, क्या पता कौन सी पूछ ली जाए। आपको तो बिल्कुल तैयार रहना, एग्जामिनेशन कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। अब आपको नंबर 1 पे दी हुई है योजना जो स्वतंत्रता से पहले हुई थी, सहकारी आंदोलन जो 1904 में आया आपका। सामाजिक अधिवेशन 1889 में आया, 1889। आदर्श ग्राम योजना 1903 में आया। क्या आदर्श ग्राम योजना 1903 में। श्री निकेतन 1908 में। सेवाग्राम 1920 में। मार्तंडम योजना 1928 में आई थी। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना कब आई, 1932 में। भारतीय ग्राम सेवा 1945 में। फिर का विकास कार्यक्रम 1946 और 47 में आया। आपका करेक्ट हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी। भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थापित की गई थी। ये आपकी किस शहर में स्थापित की गई थी भाई, ये की गई थी आपकी हैदराबाद में। कहाँ पे की गई थी, हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शोध प्रबंध अकादमी, नरम, मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा था क्वेश्चन क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता, आपको ये आ जाए कि NAARM की फुल फॉर्म क्या, तो हो जाएगी N से नेशनल, A से एकेडमी ऑफ, A से अगला एग्रीकल्चर, R से रिसर्च, M से मैनेजमेंट। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड रिसर्च मैनेजमेंट जो 1976 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, हैदराबाद में स्थापित किया गया था। भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। भारत में समुदाय परियोजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी आपकी 1952 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। अब आ गया भाई फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको। ATMA का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है भाई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपको करेक्ट। समूह संचार की विधि कौन सी है। अब हम कहीं पे बैठे हैं समूह में चर्चा करें किसी भी विषय पर, तो वो हमारा क्या होता है, समूह संचार होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है भाई, ग्रुप डिस्कशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समूह संचार, मास कम्युनिकेशन। हम इसमें कोई भी बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, गोष्ठी, वाद विवाद, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान, इंटरव्यू आदि ये सभी कर सकते हैं। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ताकि भाई कोई भी फसल हो उसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1966 में, जब हरित क्रांति भारत में आई थी। और जिसमें खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्ति में सहायता प्रदान की गई थी। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई थी। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई थी, ये की गई थी आपकी FL ब्रायने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है लेकिन काफ़ी पुराना है, अब कम आता है ये, लेकिन इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये नागौर का राजस्थान, नागौर ज़िला है, राजस्थान अपनी स्टेट है भारत की, ये उसमें शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था, उसने इसका उद्घाटन किया था वहाँ पे। और इसके बाद कहाँ पे शुरू हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था।
निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं की स्वरोजगार एकमात्र साधन है? जो गांव के युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार मात्र एक साधन है। कौन सी स्कीम है वह? बताओ जल्दी। ट्राइसेम। कौन सी है भाई? ट्राइसेम। अब ये ऊपर दिया हुआ है NREP, IRDP, DPAP, ये तीनों दिया हुआ। अगर इनकी फुल फॉर्म आ जाए तो NRP की क्या हो जाएगी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में चालू हुई थी। IRDP हो जाएगी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। DAPAP यह हो जाएगी, यह प्रोग्राम सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाया गया था। ट्राइसेम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम ट्राइसेम चलाया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को स्थापित किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को स्थापित किया था? अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो चुका है 2015 में, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन इसको स्थापित कब किया गया था? इसको भी स्थापित किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन आपका बी के साथ चलेंगे हम। और 1946 में जो गठित हुई थी केसी नियोग की समिति हुई थी, उसने भारत की योजना आयोग के लिए सिफारिश की थी। फिर उसकी सिफारिश को मानकर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शी दात्री निकाय रूप में किया गया। ये भी आ सकता है कि आपका जो नीति आयोग है या योजना आयोग है, ये कैसा आयोग है? संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? तो ये आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग है या आपका योजना आयोग, कोई भी नाम दे दे इसको ये गैर संवैधानिक निकाय है एक। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के भी, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री इसके क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? ये है भाई आपका जयपुर में। ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? जयपुर में। ये 8 अगस्त 1988 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला भी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। इसमें ये 23,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और कैंपस इसका नई दिल्ली। ये प्रागैतिहासिक जो कृषि होती थी हमारी, हम काल पढ़ते हैं ना, स्टोन एज पढ़ते हैं, तो प्रागैतिहासिक कृषि के विकास से लेकर आज वर्तमान में जो कृषि के हालात हैं उन सभी की, और भविष्य में जो योजनाओं से संबंधित हैं उन सभी इसके अंदर यंत्र रखे हुए हैं। कैसे कैसे हमने कृषि की, कैसे कैसे हमने उसका विकास किया कृषि का, ये सभी इसमें है मौजूद है। पायलट परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अल्बर्ट मेयर। पायलट परियोजना किस द्वारा आरंभ की गई? अल्बर्ट मेयर। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सेवाग्राम योजना भाई महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि गांव में भी क्या हो, राजनीति की शुरुआत हो, तो उनका सपना किसने पूरा किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ग्राम पंचायत लाकर। और ग्राम पंचायत कितने स्तर पर होती हैं? 3 स्तर पर होती हैं, ब्लॉक मेंबर, सरपंच और ग्राम मेंबर। समुदाय विकास योजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी? समुदाय विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? यह आपकी हुई थी 1952 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे। रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक भी पूछी जाती है एग्जाम में, कोई भी पुस्तक दे देते हैं, जो जिस पुस्तक ने ज़्यादा नाम कमाया हो उसका लेखक पूछ लेंगे, या उसने का संपादन किसने किया ऐसा पूछ लेते हैं। तो श्री AR देसाई इसके लेखक है। किसके? रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है, और लेखक का क्या नाम है? श्री AR देसाई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये उपलब्ध है भाई।
भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का क्या नाम था? प्रथम समाचार पत्र था जो ग्रामीण से जुड़ा था, तो ये था भाई आपका कृषि सैनिका। क्या था? कृषि सैनिका। वैसे भारत का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम बंगाल गजट है। क्या नाम है? बंगाल गजट है। और द्वितीय जो समाचार पत्र है हमारा उसका क्या नाम है? इंडिया गजट। क्या नाम है? इंडिया गजट। कृषि सैनिका वर्ष 1976 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र है। फसल में रॉगिंग क्रिया क्यों की जाती है? वंचित फसल से आमुक्षित पौधों को उखाड़ना को क्या कहते हैं? फसल में रॉगिंग क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रॉगिंग में होता क्या है? इसमें होता है कि जो अनवांटेड पौधे होते हैं, जैसे हम बीज तो किसी और फसल का लेके आए और उसमें जैसे गेहूँ का ये कोई भी किस्म हम ले आए, 2683 ले आए, HD 2683। अब ये आपको क्यों बता रहा हूँ मैं गेहूँ की किस्म, आपसे ये आ जाए कि ये कौन सी किस्म है गेहूँ की, इनमें से कौन सी गेहूँ की किस्म है? तो HD 2683 गेहूँ की किस्म होती है, UP 2388 गेहूँ की किस्म होती है। अब आप बीज तो लेके आए HD 2683 का और उसमें कुछ पौधे मिल गए UP 2338 के, आपने उगा दिए, हानिकारक तो नहीं है, होंगे तो गेहूँ ही, लेकिन हम जो बीज बनाएंगे उनसे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बीज नहीं बन पाएगा। वर्तमान में भारत में फसल संघनता कितनी है? कितनी है भाई? 140% है। कैसे निकालते हैं इसको? एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे में शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा में 100। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? अभी मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन क्या हैं? इसके हरित क्रांति के जनक है। अगर विश्व पे आ जाए तो कौन है? डॉक्टर बोरमोन बोरलॉग। अभी बताया था मैंने ये पहले भी। और 1966-67 में आई थी और गेहूँ और चावल पे इसका अधिक प्रभाव पड़ा था। एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? अगर आप एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार उगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एकल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? एकल क्रॉपिंग। और जब आप एक ही फसल उगा रहे हो तो क्या आएगा? एकल क्रॉपिंग। एकल क्रॉपिंग। अब ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एकल कृषि या एकल क्रॉपिंग, किसी निर्धारित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती एकल कृषि कहलाती है। मिश्रित खेती कृषि के साथ साथ पशुपालन क्रिया मिश्रित खेती कहलाती है। अगर आप खेती भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं तो कैसी हो जाएगी? मिश्रित खेती हो जाएगी। रिले क्रॉपिंग, एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों को उगाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे आपने गन्ने के अंदर कोई भी सब्जी की बेलें उगा दी तो क्या हो जाएगी? रिले क्रॉपिंग हो जाएगी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? ये गेहूं निदेशालय स्थापित है भाई करनाल में। कहाँ पे है भाई? करनाल में। ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। ये आपको और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे जैव एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कोई भी पूछ सकता है आपको, गेहूँ मक्का किसी का भी पूछ लेगा। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। अब आपसे पूछ ले कि गन्ना कहाँ पर ज़्यादा होता है तो गन्ना है जो यमुना क्षेत्र के आसपास यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? सरसों किस में ज़्यादा होती है भाई? सबसे कहाँ पर होगी? जहाँ पे थोड़ी पानी की कमी होगी वहीं तो क्या बोलते हैं? सरसों बोलते हैं। राजस्थान आएगा। क्या आएगा भाई? राजस्थान आएगा उसका। अब जैसे ये दिया है भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य क्रमशः है। प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका हम अभी उत्तर लगा के आए हैं। द्वितीय पे आता है मध्य प्रदेश, 12.81% इसके अंदर होता है। तृतीय पे आता भी अपना हरियाणा। अगर आपको ये पूछा जाए कि सरसों के उत्पादन में हरियाणा कितने नंबर पे आता है तो तीसरे नंबर पे आता है 12.73%।
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है? अमाइड के रूप में। किस में रहती है? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा, अमाइड के रूप में रहती है। यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में उपलब्ध रहती है। बाई यूरिएट यूरिया तथा कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में उपस्थित रहता है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपस्थित रहता है। अंकुरण के दौरान परागपुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? ये कहाँ से विकसित होते हैं भाई? भ्रूण से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? भ्रूण से। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है? इनमें से बताना कि जो हमारे शरीर के अंदर या पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है भाई इनमें से? सल्फर नहीं है, ऑप्शन सी। कॉपर भी होता है सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व, बोरॉन भी, मैग्नीज भी, और ये भाई और भी हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरान, मालिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट। अगला अभी वरलक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है? जो वरलक्ष्मी है ये किसकी संकर किस्म है? इसको मैं आपको है ना, ये अभी और भी फसल दी होंगी, सभी की बता देता हूँ साथ के साथ। वरलक्ष्मी कपास की एक संकर किस्म है। ये एक महीन एवं लंबे रेशे वाली किस्म है। और जो कपास की मध्यम लंबे रेशे की है उनका क्या नाम है? इंदौर वन, जय, ज्योति, हम्पी। ये क्या है भाई? मध्य लंबे रेशे होते हैं। और वरलक्ष्मी में क्या होता है? एक संकर किस्म का महीन एवं लंबे रेशे वाली किस्म कौन सी होती है? वरलक्ष्मी। और लंबे रेशे वाली जो मध्यम वर्ग के हैं, इंदौरी वन, जय, ज्योति और हम्पी। अब आता है मध्यम जुपरियम किस्में। 320 एफ, J34, J205, संजय, दिग्विजय। ये क्या होते हैं? मध्यम जुपरियम किस्में होती हैं। किसकी हैं ये किस्में? कपास की। किसकी हैं? कपास की। महीन एवं लंबी रेशे वाली किस्में देवराई, बेडनावर वन, लक्ष्मी, वैरलक्ष्मी। अति महीन एवं अति लक्ष्मी किस्में जो बिल्कुल छोटी हैं, गुजरात 67, MCU 4, MCU 5, सुजाता। सुजाता मिक्सी वाली नहीं है भैया, कपास की किस्म है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये भी आपका 15 क्षेत्रों में भारत की जलवायु को जलवायु के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 क्षेत्रों में बांटा गया। और भाई ये कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं इनके नाम भी बता देता हूँ आपको, आप वीडियो रोक के पढ़ भी लेना। फुल स्क्रीन पे कर दिया। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय हो गया और पूर्वी हिमालय हो गया। अब आता है नीमन गंगा मैदान। अब ये गंगा के मैदान कौन कौन से हैं? नीमन, मध्य, ऊपरी गंगा, गंगा पर मैदान। 4 तो ये हो गए। 2 कौन से हो गए? हिमालय के, पश्चिम और पूर्वी। गंगा के कितने हो गए? 4। नीमन गंगा मैदान, मध्यम, ऊपरी गंगा मैदान और गंगा पर मैदान। अब आते हैं आपके पठारी और पहाड़ी क्षेत्र वाले। पूर्व पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, फिर मध्यम पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, फिर पश्चिम पहाड़ी व पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व पश्चिम और मध्यम, पूर्व पश्चिम और ये दक्षिण भी और मध्यम भी। 4 क्या हैं? पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं। और 4 ही क्या हैं भाई? गंगा के हैं। 2 किसके हैं? हिमालय के हैं। अगला भाई 11th, पूर्वी तट व पहाड़ियाँ, पश्चिमी तट व घाट। आपको पता है कि भारत के दक्षिण में एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। इन पे भी क्या है? इनको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 13वें नंबर गुजरात का मैदान, 14वें पर है पश्चिम क्षेत्र और 15वें पर भाई द्वीपीय क्षेत्र। निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? अब इसमें से दलहन की फसल कौन सी है भाई जो प्रमुख है? चना। क्या भाई? चना। मूंग तो भाई हरी खाद के लिए बोई जाती है ज़्यादातर। चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। चना को दालों का राजा कहा जाता है। यह उत्तरी भारत की प्रमुख फसल है। दालों का राजा कौन है भाई? चना। उत्तरी भारत पर में कम खर्चीली दलहन है। यह असिंचित खेती के लिए उपयुक्त है। जहाँ पे ज़्यादा सिंचाई नहीं की जा सकती वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? चना बोल सकते हैं।
शून्य भूपरिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था? ये किया था भाई डॉक्टर जैथरो टूल ने। डॉक्टर जैथरो टूल ने। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस फसल को ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ज्वार को, क्योंकि ऊँट जितनी लंबी हो जाती है ना बद लंबाई में ऊपर तक, तो ऊँट फसल किसको बोला जाता है? ज्वार को। और ये किसके काम आती है? चारे के लिए काम आती है। जैसे बरसिम काम आती है वैसे ही ज्वार चारे के लिए काम आती है। अब आए भाई विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन उगाता है ज्वार को? भारत। लेकिन पैदावार किस में अधिक होती है? अमेरिका में। अब राज्यों की बात आ जाए तो क्षेत्रफल ज्वार में सबसे ज़्यादा किसका? महाराष्ट्र का। तो उत्पादन भी किसका है? महाराष्ट्र का है। अगला भाई चिप्स सोना किसकी एक किस्म है? आपको पता भाई चिप्स आलू से बनते हैं, तो चिप्स सोना किसकी एक किस्म हो जाएगी? चिप्स आते ही क्या उत्तर हो जाएगा? आलू। भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? कब हुई थी भाई? 1957 में। खड़ी फसल के कटने से पड़ोसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग मतलब पहली फसल कटी नहीं, दूसरी की और उसके अंदर बुआई कर दी, तो उसको क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहेंगे। निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है? गायें भी दो प्रकार की होती है भाई, एक दुकाजी, एक दुधारू, एक भारवी। तो ये आपकी आ जाएगी हरियाणा है जो दुकाजी नस्ल की है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ कैटल इज हरियाणा। कौन सी भाई? हरियाणा। गाय की दुकाजी नस्लें हैं भाई, ये इनके नाम हैं, मैं खुद से प्रिंट कर लेता हूँ। हरियाणा नस्ल, थारपारकर नस्ल, काकरेज नस्ल। ये थारपारकर नस्ल तो अभी पूछी गई थी, अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, उसमें कई नस्ल दे दी। हरियाणा नस्ल, थारपारकर नस्ल, काकरेज नस्ल। और जो दुधारू नस्लें हैं वो होती हैं भाई साहिवाल, लाल सिंधी, गिर नस्ल जो गुजरात की है, और देवनी। अब भरवाई नस्ल, अमृत महल, नागौरी, गंगतीरी, पंवार, खेरीगढ़, कैनगथा, मेवाती। हार्डी वैनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ? किस वर्ष हुआ भाई? 1908 में। 1908 ऑप्शन ए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंत प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया था? ये किया था भाई आपका राइट। साइंटिस्ट का नाम है यो, कभी वो सोचो लिखने वाला राइट। पिन्नू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? अब ये बता देता हूँ, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। यहाँ से देखो आप, पिन्नू हो जाएगा भाई आपका हरियाणा में। पिन्नू छोरे का नाम टेक देना। याक गुणा गाय, तो कैसी नस्ल होएगी भाई? पिन्नू। गधा और घोड़ी, खच्चर। गधा और घोड़ी, खच्चर। मैरिनो मेडा और बीकानेरी भेड़ किस हो जाएगी? इसार डेल भेड़ हो जाएगी। अगला भी घोड़ा और जेब्रा मादा, तो क्या होगी? जेब्राइड। अमेरिकन भैंसा, अमेरिकन गाय क्या हो जाएगी? कैटलो। क्या हो जाएगी? कैटलो। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितनी पाच्य प्रोटीन होती है? 20% होती है भाई। बरसीम में कितना प्रोटीन होगा? 20%। इससे ही दूध की मात्रा भी अधिक बढ़ जाती है। मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खल कौन सी है? ये है भाई आपकी बिनोला खल। ये तो भैंस को भी खिलाते हैं हम, मुर्गी भी वही खाते हैं।
और क्या क्या खिला सकते हैं भाई मुर्गियों को, मुर्गियों के रोग भी कुछ रहते हैं, वो सभी मैं कवर कर लूँगा। मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की खली, तिल की खली, अलसी की खली, सोयाबीन की खली। दाने में क्या क्या खाती हैं मुर्गियाँ? मक्का, बाजरा, जौ, जई, गेहूँ, चावल, पालिश आदि का प्रयोग किया जाता है। कैप्रोई कमल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई बकरी के दूध में। बकरी का दूध बहुत लाभदायक होता है, मलेरिया वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये कैप्रोई किस में पाया जाता है? भैंस के दूध में अल्प मात्रा में पाया जाता है। जल में घुलनशील होता है ये, और नारियल के पानी में भी पाया जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविका नगर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? अविका नगर। अब ये और भी थी, इनको ही पढ़ो। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है भाई? करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पूसा, जहाँ पे बीज बनते हैं फसलों के। भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शोषक पदार्थ देना चाहिए? ये देना चाहिए भाई 2.5% होता है, जिसका वजन अगर भैंस का 100 किलो के औसत का है तो उसको 2.5% देना चाहिए। अगर 100 से पार करके 500 के बीच, 100 से 500 के बीच में वज़न है तो उसका परसेंटेज 3 हो जाता है। अब 100 की थी तो 2.5% हो गया, 2.5 किलो। उसको क्या देना चाहिए? शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो आपको ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। ये तो अभी पूछा गया था कांस्टेबल में। मुर्गियों में सवलेन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? मुर्गियों में भी वही रोग होते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? जिंक की कमी से होता है। सुअर की टॉमवर्थ नस्ल निम्न में से किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी भाई इंग्लैंड देश में, यूनाइटेड किंगडम। एगोरा बकरी की मूल निकासी किस देश से है? एगोरा बकरी मूल निकासी किस देश से है भाई? ये है भाई अर्की नामक देश है। ऑप्शन डी आपका रहेगा करेक्ट। अगला भाई सुन नंदिनी नस्ल किससे संबंधित है? ये भाई गाय से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुन नंदिनी नस्ल किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। अभी आपके सारी नस्लें दी हुई हैं। दुधारू जो गाय हैं अभी भी बताया था मैंने, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवली। ये किसकी हैं भाई? दुधारू की। द्विकाजी है हरियाणा, थारपाकर, कंकरेज, अंगोल, मेवाती, राही, कृष्णा, गौसलो। ये भाई बारवाक, अमृत महल, कांग्याम, हरिकल, खिलारी, नागौर, पारबा, छोट। ये भी सभी आप पढ़ लेना वीडियो रोक के। दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और साथ में एक घंटे जैसा बना हुआ है, इसको जरूर दबा लें ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।